तो अभी हम देखेंगे कि रूट 3 को हम इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो रूट 3 को इरेशनल प्रूव करने से पहले हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। इससे पहले वाला जो वीडियो है रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, उसको भी आप इस वीडियो के बाद देख लेना एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, तो लेट अस अज्यूम कि रूट 3 इज एन रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q। तो जब भी हम एक रैशनल नंबर अज्यूम करते हैं तो हमारा ये अजम्पशन रहता है कि जो वो रैशनल नंबर है ना वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कैसी फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, जैसे कि आपने एक रैशनल नंबर अज्यूम करा 30/50, तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो क्या होगी 3/5। समझ में आया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब कोई रैशनल नंबर होता है उसका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो रूट 3 को p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया, वेयर p, q हैव नो फैक्टर इन कॉमन, ठीक है, फैक्टर इन कॉमन अदर देन 1, और वी कैन से कि p अपॉन q इज इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो p, q हैव नो फैक्टर अदर देन 1 इन कॉमन, इसका मतलब HCF क्या है दोनों का 1 है। क्या है? HCF 1 है, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन है तो मैं इस q को इधर ले जा सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा रूट 3q इज इक्वल टू p। अब अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं क्या कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इनको मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो अब मैं यहां से ये देख सकता हूं जो 3q स्क्वायर है ना, 3q स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल रहेगा? इज डिविजिबल बाई, आपको ये लिखना है 3q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। क्यों? देखो 3q स्क्वायर को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर 3q स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो ये देखो कि जो 3q स्क्वायर है ये है किसके बराबर? किसके बराबर है? p स्क्वायर के, यानी कि p स्क्वायर भी डिवाइड होना चाहिए किससे? 3 से। और अगर p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो p भी डिवाइड होना चाहिए 3 से, p भी डिवाइड होना चाहिए 3 से। ऐसा क्यों? देखो 16 है ना, 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 4 का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि जो p स्क्वायर है ये किससे डिवाइड होता है? 4 से होता है ना। तो जो p है वो, या चलो 16 अगर 2 से डिवाइड होता है, किससे? 2 से डिवाइड होता है, तो 4 भी किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि 36 है, 36 किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है ना। 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर p स्क्वायर यानी कि 36 अगर किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से, तो p यानी कि 6 वो भी किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर मैंने 25 से करा 5 को डिवाइड, तो क्वेश्चन आएगा ना, क्या 5 आएगा? क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? 5 क्वेश्चन आया, तो मैं 25 को क्या लिख सकता हूं? 5 टाइम्स दी क्वेश्चन, 5 टाइम्स दी क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन क्या है? 5 है, ठीक है। तो वैसे ही अगर p 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर p 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं p को क्या लिख सकता हूं? p इज इक्वल टू 3 टाइम्स दी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है हमें क्या पता, कुछ आ रहा होगा, तो 3 टाइम्स c, जहां पे c क्या होगा? एक इंटीजर होगा, वेयर c इज एन इंटीजर, एक इंटीजर होगा। समझ में आया? यहां पे ये सारे नंबर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। कब? जब एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। तो p इक्वल टू 3c लिख सकते हैं, जहां पे c क्या है? एक इंटीजर है। अच्छा, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो मैं क्या कर दे रहा हूं? फिर से स्क्वायर कर दे रहा हूं, स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 2, इसको 2 लिख दिया, इसको 1 लिख दिया, तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 2, इसको स्क्वायर करके क्या आएगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स c स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स c स्क्वायर। अब देखो p स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स c स्क्वायर में मैं यानी वैल्यू उठा देता हूं, ठीक है। p स्क्वायर की ये जो वैल्यू है ना 3q स्क्वायर, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर फ्रॉम 1 से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिखूंगा बताओ? q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब यहां से हम ये देख सकते हैं कि जो 3c स्क्वायर है, जो 3c स्क्वायर है वो किससे डिवाइड हो रहा है? 3c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब जो q स्क्वायर है वो भी किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। और अगर q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो q भी किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि p और q ये नंबर्स, यानी कि ये p और q ये 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं दोनों, यानी कि एक फैक्टर कॉमन कौन है? 3 भी आ रहा है, जबकि हम मान चुके हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर में क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। समझ में आ गया? तो लेकिन यहां पे दिख रहा है कि 3 भी एक फैक्टर
कॉमन है, समझ में आया? तो यहां से हम लिख सकते हैं कि वी सी दैट P and Q have a factor in common other than 1 which is, जो कौन है, 3 in this case, 3 in this case, ठीक है? This contradicts our assumption की क्या, our assumption that root 3 is a rational number of the form P upon Q, ठीक है, where P comma Q क्या है, P upon Q is, या where HCF of P comma Q is 1. HCF of P comma Q यानी कि ये, देखो मैं ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं चीजों को आप लोगों के लिए, ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है? जब भी हम रैशनल नंबर कह रहे हैं तो हम उसको उसकी रिड्यूस फॉर्म में ही मान रहे हैं, और रिड्यूस फॉर्म में कोई भी रैशनल नंबर है तो उसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, उसमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं रहने वाला है, ठीक है? तो हमारा अजम्पशन ही गलत था कि रूट 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q. तो हम क्या लिख देंगे, हेंस रूट 3 मस्ट बी एन irrational number, must be an irrational number. तो देखो रूट 5 के लिए भी सेम रहेगा, रूट 7 के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है? रूट 11, रूट 13, रूट 17, इन सारे नंबर्स के लिए ये सेम पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है? अब आप इनको खुद से करना अपने होमवर्क में और देखना कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं, ठीक है?